नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लिए 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नमो अस्पताल का किया उद्घाटन। जन औषधि को बताया सस्ते इलाज की गारंटी। प्रधानमंत्री ने सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का किया शुभारंभ। कहा, तुष्टीकरण की भावना को छोड़कर संतुष्टीकरण को बढ़ाया आगे। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के बजट को बताया मुसलमानों का चरम तुष्टीकरण। कहा, बजट कांग्रेस के नए आदर्श औरंगजेब से प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा। मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल में देने को कहा। भारत के प्रणव वेंकटेश ने जीता विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। प्रणव ने 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैटिक लेवेरसिंग के खिलाफ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप की अपने नाम। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरा नगर हवेली और दमन व दीव का दौरा किया। पीएम ने सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें कनेक्टिविटी, स्कूल प्रशासनिक भवन, जल आपूर्ति और सीवेज से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। ये 450 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जो कि 480 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। केंद्र शासित प्रदेश में ये विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के अंतर्गत नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। वहीं प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना, शहरी गिर आदर्श आजीविका योजना और सिलवन दीदी योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए। गिर आदर्श आजीविका योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए छोटे डेयरी फार्म स्थापित करके और उनके जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सिलवन दीदी योजना महिला स्ट्रीट वेंडरों को सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए ठेले प्रदान करके उनके उत्थान से जुड़ी एक पहल है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिलवासा का कॉस्मोपॉलिटन मिजाज बताता है कि दादरा और नगर हवेली में तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। पीएम ने कहा कि यहां विकास को और गति देने के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहां नए अवसर पैदा होंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सिलवासा में समग्र विकास का ऐसा विकास मॉडल बनाया जा रहा है जो इसे दुनिया के अग्रणी शहरों में से एक बनाएगा। और इसके साथ ही पीएम ने कहा कि सिलवासा को उनके विकसित और समावेशी मॉडल के लिए जाना जाएगा।
प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से, यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। पीएम ने कहा कि इन योजनाओं की सफलताओं से यहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिलवासा की स्वास्थ्य सेवाओं में 450 बेड की क्षमता वाले अस्पताल के जुड़ने से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री गृह राज्य पहुंचने पर सूरत में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सूरत के लेम्बियांत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया और 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सूरत आज गरीब और वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में आगे निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सैचुरेशन अभियान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यहां सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये सैचुरेशन अभियान
सुनिश्चित करता है न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश को मुक्त कराया जा सके। विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, जिन्हें हमारी सरकार ने हटाया। पीएम ने कहा कि हमने इस राशन कार्ड को आधार से लिंक करने, इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग को सरकारी बीमा कवर प्रदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा क्लेम मिला है। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश के 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन गरीब परिवारों को मिल चुकी है। यानी ये पैसा मुश्किल समय में परिवारों के काम आया है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट महिलाएं संभालेंगी।
पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं नमो ऐप ओपन फोरम पर बहुत ही प्रेरणादायक जीवन यात्राएं साझा होते हुए देख रहा हूं, जिसमें से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर मेरे डिजिटल इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए चुना जाएगा। मैं ऐसी और भी जीवन यात्राएं साझा करने का महिलाओं से अनुरोध करता हूं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम 119वें संस्करण में कहा था कि ये सफल महिलाएं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने काम और अनुभव के बारे में बात करेंगी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा था कि आइए हम महिलाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2020 को इसी तरह के एक कदम के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अलग अलग क्षेत्रों की 7 अग्रणी महिलाओं को सौंपे थे। एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोवर्स के साथ मोदी इंटरनेट मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक हैं। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। और कर्नाटक में आज सिद्धारमैया सरकार ने बजट पेश किया तो बीजेपी के निशाने पर आ गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए दिल खोलकर योजनाओं का ऐलान किया है और जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है और इस मामले पर आज दोनों ओर से जमकर राजनीति भी हुई है। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के बजट को बताया लोगों को गुमराह करने वाला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने हर बजट में किए झूठे वादे। भाजपा ने कहा कर्नाटक सरकार का बजट उनके नए आदर्श औरंगजेब से प्रभावित। भाजपा ने कहा कांग्रेस अब मोहम्मद अली जिन्ना के विचार को आगे बढ़ा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। सिद्धारमैया सरकार द्वारा पेश बजट को विपक्षी दल भाजपा ने केवल और केवल जुमले वाला और सच्चाई से दूर करार दिया है। भाजपा का कहना है कि अब तक राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले वादों को पूरा नहीं किया है। जनता से झूठे वादे करना और राज्य को विकास से दूर रखना कर्नाटक सरकार की आदत बन गई है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अब मोहम्मद अली जिन्ना के विचार को आगे बढ़ा रही है और कर्नाटक सरकार का यह बजट उनके नए आदर्श औरंगजेब से प्रभावित है। The state government in Karnataka is becoming their poster example of appeasement. Just couple of days back, the state government of Karnataka has released a budget, and the budget seems to be very inspired by their new icon Aurangzeb. कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार ने पूर्व बजट में जो वादे किए थे वे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। वे गारंटी के अलावा किसी और योजना के बारे में बात नहीं करते हैं। कर्नाटक में जीरो डेवलपमेंट है। प्रोटेस्ट तो इसके लिए है कि ये बजट अभी का भी पेश किया, वो बजट का 43% अभी तक काम नहीं हुआ। वही भाजपा विधायक प्रभु चौहान ने भी बजट को गुमराह करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है, ये पूरी तरह खाली है। ये बजट में कोई ताकत नहीं है, जान नहीं है। सिद्धरामैया सरकार हमारे 7 करोड़ जनता को दिशाभूल कर रहा है। ये जन विरोधी बजट है, ये किसान विरोधी बजट है,
ये बड़ा विरोधी बजट है। कर्नाटक सरकार ने बजट में मुस्लिम वर्ग के लोगों को शादी पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने, 50 लाख रुपए मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, 50 लाख रुपए मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए और मुस्लिम बहुल इलाके में ITI कॉलेजों की स्थापना सहित कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया। भाजपा ने इस बजट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां संविधान के मूल ढांचे और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को मुस्लिम तुष्टीकरण का चरम बताया है। सोशल मीडिया साइट पर अपने एक पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा, ये कर्नाटक कांग्रेस का बजट नहीं है बल्कि नई मुस्लिम लीग का बजट है। मुस्लिम तुष्टीकरण अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, वहीं मुस्लिम साधारण विवाह के लिए 50,000 की सहायता सहित तमाम सुविधाएं दी गई। अपने इस टिप्पणी के पक्ष में उन्होंने बजट तथ्यों का हवाला भी दिया। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, मुस्लिम विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता, वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में नए ITI कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रावधान, KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% फीस रियायत, उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय PU कॉलेज, मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि, अतिरिक्त इमारतों के साथ बेंगलुरु के हज भवन का विस्तार, मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे प्रावधान किए गए हैं। अमित मालवीय ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुसलमानों के लिए बजट में किए गए इन प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर SC, ST और OBC वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने DMK सरकार पर निशाना साधा तो तमिलनाडु की समृद्ध विरासत का गुणगान भी किया। बीते कुछ दिनों से छिड़े त्रिभाषा विवाद पर अमित शाह ने कहा कि CM स्टालिन को राज्य में तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू कराना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थियों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की व्यवस्था लागू की है। भाषा मुद्दे पर अमित शाह का स्टालिन पर निशाना। तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करे राज्य सरकार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दे सकते हैं परीक्षा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और केंद्र सरकार में भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री MK स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने को कहा। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा हिंदी थोपे जाने के आरोप पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही ये सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सके। चेन्नई के रानीपेट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका तमिल में भी लिखी जा सकेगी। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। अमित शाह ने तमिलनाडु की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति ने भारत की सांस्कृतिक धारा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना हो, शिक्षा हो या राष्ट्र की एकता और अखंडता, तमिलनाडु ने हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को मजबूत किया है। तमिलनाडु की संस्कृति ने अनेक प्रकार से भारत की संस्कृति की नदी को मजबूत करने का काम किया है। चाहे प्रशासनिक सुधार हो, चाहे
आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो, हर क्षेत्र में तमिलनाडु ने भारतीय संस्कृति को बहुत मजबूत किया है। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर चल रहा है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ द्रमुक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी लागू करने का दावा कर रही है। हालांकि केंद्र ने इसका खंडन किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो केवल द्विभाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी का पालन करेगी। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 भाषा फॉर्मूले को बरकरार रखा है और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में थे, जहां वो होलिका उत्सव में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा के विकास की बारी है और यहां के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मथुरा से योगी ने सनातन विरोधी राजनीतिक दलों पर भी हमला बोला। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का आया समय। ब्रजभूमि श्रद्धा और आस्था की धरा। कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों व लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली यह ब्रजभूमि श्रद्धा और आस्था की धरा है। इसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। इसका परिणाम हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के रूप में देखने को मिला। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अत्यंत श्रद्धा की भूमि है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे आप सभी को होली की अपनी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताते हुए कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। महाकुंभ में जहां दुनिया को एकता का संदेश दिया, वहीं होली इसे और मजबूत करती है। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि इस बार के बजट में ब्रजभूमि के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की योजनाओं के साथ बरसाना को विकास से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने आश्वस्त किया कि मथुरा, बरसाना, ब्रजभूमि के विकास के लिए कोई सीमा नहीं है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संतों का सम्मान किया और देश दुनिया से आए लोगों को होली व रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एक और तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। तहव्वुर राणा का कहना था कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे यातना दी जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है। उसने कहा कि उसे अधिक यातना दिए जाने की संभावना है और ये यातना उसे शीघ्र ही मार सकती है। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उसका तर्क था कि अगर प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगी तो वो अमेरिकी अदालतों के दायरे से बाहर हो जाएगा और जल्द मर जाएगा। इन चिंताओं के अलावा राणा ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर तरह के पैतरे अपना रहा है, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को रोकने की आखिरी दलील को खारिज कर दिया।
तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष एक नई अर्जी दाखिल की है। इससे पहले फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की और कहा कि उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की थी। इस केस पे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान, जब हम लोग वहाँ पर थे प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में। उसके अलावे जॉइंट स्टेटमेंट पे उस पर चर्चा हुई कि तहव्वुर राणा जल्द से जल्द वापस आएंगे। हम अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रख के आगे काम कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ पर लाया जाए, उनका प्रत्यर्पण वहाँ से हो, एक्सट्रेडिशन हो। और वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मॉरिशस दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 11 से 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठकें करेंगे। Of the Prime Minister of Mauritius, Dr. Navin Chandra Ramgoolam, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a state visit to Mauritius on March 11th and 12th, 2025 to attend the National Day celebrations of Mauritius, which falls on 12th of March. As the chief guest, a contingent of Indian Defence Forces will participate in the celebrations along with a ship from the Indian Navy. Prime Minister will visited Mauritius in 2015. During the visit, Prime Minister will call on the President of Mauritius, meet with the Prime Minister of Mauritius, and hold several other meetings with important dignitaries, senior leaders from the country. और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच आयात निर्यात और शुल्क निर्धारण पर भी बात हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी लाभकारी और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने की योजना की घोषणा की थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए थे और उन्होंने अपने समकक्ष से मुलाकात की थी। दोनों सरकारें द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं और इसका उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच सामान और सेवा क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और उनकी बाधाओं को समाप्त करना है। Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. You would have known that Commerce Minister was visiting the United States, where he met his counterparts. The two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement, and as you would have seen in a joint statement also, I would like to repeat what we had mentioned there. Our objective through the BTA is to strengthen and deepen India-US two-way trade across goods and services, increase market access, reduce tariff and non-tariff barriers, and deepen supply chain integration between the two countries. भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक कड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों, साथ ही उनकी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों की रक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार सभी हत्याओं, आगजनी और हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करे। We have repeatedly underlined that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect the Hindus and other minorities as well as their properties and religious institutions. As you would have seen so far, only 1,254 incidents of over 2,374 incidents reported from between August 5th, 2024 to February 16, 2025 have been verified by the police.
Further, 98% of these 1,254 incidents were deemed political in nature. We expect Bangladesh to thoroughly investigate and bring all perpetrators of killings, arson and violence to justice without making such distinctions. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने रूसी समकक्ष और रूस के उप विदेश मंत्री एंडी रुडेनको के साथ विदेश कार्यालय में परामर्श किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके रूसी समकक्ष एंडी रुडेनको की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, मॉस्को में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूस के उप विदेश मंत्री एंड्री रुडेनको के साथ विदेश कार्यालय में परामर्श किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आयरलैंड की अपनी यात्रा के समापन पर डबलिन के सेंट स्टीफन्स ग्रीन पार्क में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित एम्स में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सस्ती दरों पर दवाइयों और आयुष्मान योजना के चलते घरेलू बजट में वृद्धि हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन औषधि केंद्र से लाभान्वित लोगों से बातचीत भी की। पहले जो दवा मैं 8 रुपए की एक टैबलेट खरीदती थी, एम्लोडिपिन 50 mg प्लस एटनिलॉल 5 mg, जो ये दवा हम खाते थे ये 10 रुपए की एक आज की डेट में हो गई है और आज वो पत्ता 100 रुपए का मिलता है। आज मैं यहाँ से जन औषधि केंद्र से खरीदती हूँ, 8 रुपए का पत्ता मिलता है, सिर्फ 8 रुपए का। ये लोगों की मानसिकता छोटी है, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से दवा खरीदने से हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो दवा हमने जन औषधि केंद्र से खरीदी है, एक गरीब तबके का व्यक्ति भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकता है। कितना आदमी इलाज नहीं कराने से मर जाता था, इलाज नहीं करा पर प्राइवेट में हालांकि बस की बात नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस किया है। आए तब से मेरा इलाज, मेरा ये दवाई सब सस्ती में मिलती है और यहाँ से 5,000 लग जाता था, 3 महीना की दवाई देते थे। 1 महीना में 5,000 तो बहुत सस्ती है। अभी 3,000 में टोटल दवाई हो जाती है 3 महीने की। और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए T-72 टैंकों के इंजन की खरीद हेतु $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदे जाएंगे और ये इंजन पूरी तरह से निर्मित, पूरी तरह से नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन स्थितियों में उपलब्ध होंगे। इस समझौते में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवडी चेन्नई को प्रौद्योगिक हस्तांतरण भी किया जाएगा, ताकि इंजन के एकीकरण और उसके बाद TOT के तहत लाइसेंसी उत्पादन के लिए मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा सके। T-72 भारतीय सेना के टैंक बेड़े का मुख्य हिस्सा है, जो वर्तमान में 780 HP इंजन से लैस है। T-72 टैंकों के मौजूदा बेड़े को 1000 HP इंजन से लैस करने से भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता और आक्रामकता क्षमता जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। गौरव द्विवेदी उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती के सीईओ ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के साथ पहले से ही मौजूद समझौता ज्ञापन के तहत सह निर्माण और सामग्री विनिमय पर भी जोर दिया और इस मौके पर डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार भी मौजूद रहीं। Government of India, Ministry of Information and Broadcasting will be organizing a global summit called the World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES, in Mumbai this year from the 1st to 4th of May. We were here to invite the representatives and the top leadership of the National TV and Radio Company to participate in this summit, which will discuss various aspects of the
media landscape during these 4 days. Along with that, there are many challenges which are open for creative people and technology companies from various countries, and the finalists will get an opportunity to come and participate in the program in Mumbai. So I request all the creative persons and all the technology persons from Uzbekistan to also participate in these online challenges and be a part of this program. और वहीं इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच पहले से ही समझौता ज्ञापन मौजूद है और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। A lot of information from India can be shared with your news channels for presentation to the audiences in Uzbekistan. We already have a MOU in place. We will be very happy to activate it and work more closely together for news cooperation. आधार देश में डिजिटल क्रांति में परिवर्तन का नया पुरोधा है। सिर्फ फरवरी 2025 में लगभग 225 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन और 43 करोड़ ई-KYC लेन देन किए गए हैं। बैंकिंग, वित्त और अन्य क्षेत्रों में इसकी बढ़ती भूमिका आधार आधारित सत्यापन में वृद्धि को उजागर करती है। आधार ने प्रक्रियाओं को अधिक सहज, सुरक्षित और कुशल बनाया है। फरवरी 2025 के दौरान किए गए ई-KYC लेन देन की कुल संख्या 42.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 14% अधिक है। आधार ई-KYC सेवा पारदर्शी और बेहतर है और ग्राहकों के लिए व्यापार सुगम, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं से पहले से ही बहुत आसान हुई है। फरवरी 2025 के अंत तक आधार प्रमाणीकरण लेन देन की कुल संख्या 14,555 करोड़ को पार कर गई है। कुल ई-KYC लेन देन 2,311 करोड़ से अधिक हो गए हैं। आधार का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन लोकप्रियता के नए मुकाम हासिल कर रहा है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन को लगातार अच्छा समर्थन मिल रहा है। फरवरी में 12.54 करोड़ आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन किए गए। अक्टूबर 2021 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन पहली बार लॉन्च करने के बाद ये किसी भी महीने में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक कम से कम 97 संस्थाओं ने फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कोटक महिंद्रा, प्राइम लिमिटेड, फोन पे, करूर वैश्य बैंक और J&K बैंक नए प्रवेशक थे जिन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू किया। शुरुआत से लेकर अभी तक फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस की संख्या 115 करोड़ को पार कर गई है। लगभग 87 करोड़ ट्रांजैक्शंस तो अकेले इस वित्तीय वर्ष में किए गए। UIDAI द्वारा विकसित AI/ML आधारित फेस ऑथेंटिकेशन समाधान का उपयोग वित्त, बीमा, फिनटेक, स्वास्थ्य और दूरसंचार सहित सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों में कई सरकारी विभाग लक्षित लाभार्थियों को लाभ के सुचारू वितरण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने 6 मार्च को 14वीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान 2025 से 26 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 24,849 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रियो ने बजट से जुड़ी मुख्य योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये बजट नई पहल का बजट है। Money is always very high, but our receipt and balance is very positive. We have, I would say this budget, because of more comfortable situation of our finance position, it is a budget of new initiatives. और वहीं साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। Citizen in the state who have their health card, they don't need to give any contribution, but they will get 5 lakhs per annum for anybody in the family who gets sick. So that is a scheme. And as I mentioned, 60 hospitals in the state, 66 and 66 outside the state are impaneled. So anywhere you go to those impaneled hospitals,
with your health card, then it is a cashless treatment. और नागालैंड के बजट को लेकर क्या अहम बातें रहीं, आइए आपको वो भी बताते हैं। 6 मार्च को वित्त वर्ष 2025 से 26 का ये बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 24,849 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है। कौशल मिशन के तहत 5,000 युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा नागालैंड पर्यटन, आतिथ्य और परिवहन योजना के लिए तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 200 वाहनों और 500 होम स्टे के लिए रियायती ऋण मिलेगा, जिससे जो जीवन है वो और सुलभ हो पाएगा। बिजली के लिए सौर, हाइड्रोजन और अन्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है, जिससे आने वाला कल और बेहतर हो पाए। सौर ऊर्जा मिशन को बिजली विभाग के तहत लागू किया जाएगा। और एशिया के सबसे बड़े साहित्योत्सव का केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्योत्सव 12 मार्च तक चलेगा और इस साहित्योत्सव के पहले दिन यानी शुक्रवार को 20 विभिन्न कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लेखकों ने सहभागिता की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने NH24 के नजदीक यमुना बाढ़ के मैदानों के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का आज उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना बाढ़ के मैदानों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजधानी को पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर और सुरक्षित बनाना हमारा लक्ष्य है। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। अल्जीरिया में भी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं भारतीय संस्कृति को भी अच्छे से पहचानती हैं और सबसे खास बात तो ये है कि ये महिला दिवस के मौके पर हिंदी में ही अपनी बातें सामने रख रही हैं। अल्जीरिया में भारतीय संस्कृति और हिंदी को बढ़ावा देने में भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत की महिलाओं ने न केवल भारत में बल्कि विदेश में काफ़ी ऊंचाइयों को देखा है। उन्होंने अपना और भारत का नाम रोशन किया है। आज अल्जीरिया के नागरिकों में, विशेषतः महिलाओं में, भारत की कला और संस्कृति, भारत के पोशाक और व्यंजन, भारत की संगीत और फिल्मों, ये सभी में हमने बहुत बहुत रुचि देखी हुई है। आइए आज हम सुनते हैं कि अल्जीरिया की महिलाएं भारत के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजर फिलेरी है और मैं एक अल्जीरियन लड़की हूँ। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है यत्र नारीषु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। महिला एक पूर्ण चक्र है, उसमें सृजन, पोषण और परिवर्तन की शक्ति है। वुमेन्स डे हमें याद दिलाता है कि हमें महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना होगा। अल्जीरिया की जमीला बुहीरत और भारत की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से साबित किया कि औरत भी देश की रक्षा के लिए तलवार उठा सकती है। डॉक्टर कल्पना चावला ने आसमान को छुआ और विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। खेल जगत में मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, मिथाली राज और पीवी सिंधु जैसे नाम महिलाओं की शक्ति का प्रमाण है। मेरा नाम मुनिया का बहन है और मैं 26 साल की हूँ। हम आज यहाँ वुमेन्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक औरत को हर दिन सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि औरतें समृद्धि, शक्ति और कोमलता के प्रतीक होती हैं। जैसे कि मिस्टर विक्टर हुगो ने कहा था, वुमेन के पास एक अनोखी शक्ति होती है जो शक्ति की वास्तविकता और कोमलता के आभास से बनी होती है। औरतें समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो एक साथ बहुत सारी किरदार निभाती है: माँ, पत्नी, रसोइया, शिक्षक और देखभाल करने वाली।
सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी कमाल की तरक्की की है। फॉर एग्जाम्पल मिस फतिहा मेगाबेद, जो एक प्रोफेसर और रिसर्चर है केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट में। मिस राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटका की पहली महिला इंजीनियर। मिस शाहीनाज किशरूद, जो अल्जीरिया में महिलाओं की शुद्धिकरण मुखिया की प्रसिद्ध हैं। मिस इशरजत आहलूवालिया, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर और प्रोफेसर। महिला सशक्तिकरण भारतीय सशस्त्र बल की ताकत बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम वायुसेना की ऐसी अधिकारी की कहानी आपको सुना रहे हैं जो ट्राई सर्विस में इंडक्ट होने वाली पहली महिला है। देखिए उनके साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो की खास बातचीत। भारतीय सेना में 3 सर्विस के इंटीग्रेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और मेरे साथ है विंग कमांडर मृणालिनी। और महिला दिवस पर आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस एयरफोर्स के साथ कैसा रहा। और जब हम बात करते हैं ट्राई सर्विस की, तो वो पहली महिला है जो ट्राई सर्विस में इंडक्ट की गई। जब ये ट्राई सर्विस शुरू हुआ था तो 3 जगह पे शुरू हुआ था इंडिया में। उसमें से एक सबसे बड़ा इंटीग्रेशन जो था वो था मुंबई में, जो इंडियन नेवी उसको हेड कर रहा था। तो मैं फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हो गई थी उसके लिए और मुझे इंडियन नेवी में 3 साल सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो मैंने वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों के साथ काम किया है। एंड बड़े गर्व के साथ मैं कह पा रही हूँ कि CDS के अंडर, और ये जो प्रोजेक्ट था टोटल एक्चुअली PM के अंडर था एंड ये सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। एंड मुंबई बहुत बड़ा बेस है नेवी का एंड वहाँ पे काफ़ी एयरफोर्स की यूनिट्स है और आर्मी की यूनिट्स है। इन सबको मर्ज करके उनके ऑपरेशंस को मर्ज करना एक बहुत बड़ी बात थी। जाहिर से बात है, बहुत बड़ी बात है। हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो जब हम महिला सशक्तिकरण के बाद फौज में करते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं? फ़ौज में और बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डिफरेंस है, पर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ हो गई, मेंटल स्ट्रेंथ हो गई एंड योर फिज़िकल स्ट्रेंथ, ये तीनों स्ट्रेंथ अगर आप इक्वली स्ट्रॉन्ग हो तब जाकर मुझे लगता है कि आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। फौज में जाने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया और ख़ास तौर से वायुसेना में जाने के लिए? मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपना था कि मेरी बेटी को कोई पहचाने किसी एक चीज़ से। एंड जब मैं स्कूल में बड़ी हो रही थी, हमारे स्कूल में NCC होता था, तो जब मैं 3rd 4th में थी मैं देखती थी कि 7th 8th एंड 9th के बच्चे NCC कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं जाके बैठ के देखती थी। तो आपने सुना विंग कमांडर मृणालिनी से, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में देशभक्ति है, तो फिर फौज आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र बजट सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इस बिल का उद्देश्य जबरन धर्मांतरण और शादी के बाद धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस कानूनी कदम उठाना है। हरियाणा के पंचकुला स्थित मोरनी के बालदवाला गांव के पास भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश हो गया। इस हादसे में फाइटर प्लेन का पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। इस हादसे में किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। चुनाव आयोग अगले 3 महीनों में डुप्लीकेट EPIC नंबरों की दशकों पुरानी समस्या का समाधान के लिए कई अहम कदम उठाएगा। जनता और राजनीतिक दलों की निरंतर भागीदारी के साथ DEO और ERO के तहत मतदाता सूची का अपडेशन किया जाएगा। ईडी ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी में WTC ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है। आशीष भल्ला को PMLA 2002 के तहत रियल एस्टेट धोखाधड़ी और WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कालीबाड़ी JJ कॉलोनी इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने यहां रह रहे लोगों के पहचान प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज देखे, साथ ही उनसे उनके मूल निवास स्थान और वह कहां के रहने वाले हैं जैसे सवाल भी पूछे।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के सामने 40 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 7 महिला एवं 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक सहायता के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव जयदेव मजूमदार और सिंगापुर के MOFA के सचिव ल्यू गो ने की। चर्चा में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और वहीं भारत के प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। मॉन्टेनेग्रो के पेट्रोवॉक में 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैटिक लेवरेंसिंग के खिलाफ ड्रॉ खेलकर प्रणव ने ये खिताब अपने नाम किया। पिछले साल चेन्नई इंटरनेशनल में चैलेंजर्स वर्ग जीतने वाले वेंकटेश ने दुनिया के जूनियर खिलाड़ियों के बीच अपना शानदार प्रदर्शन रखा और पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपराजित रहे। प्रणव ने कुल 7 जीत और 4 ड्रॉ के साथ संभावित 11 में से 9 अंक हासिल किए। महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने वेंकटेश की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।